नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। महाराष्ट्र में हाल ही में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में कंपलसरी करने का फैसला लिया गया, जिसने राज्य की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने तीखा विरोध जताया और उन्होंने इसे हिंदी थोपने की कोशिश करार देते हुए आंदोलन और संघर्ष की चेतावनी दी है। उनके कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं और मराठी नहीं बोलने वालों के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आई। ये विवाद सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं बल्कि मराठी अस्मिता, क्षेत्रीयता और राजनीतिक लाभ के मुद्दों को भी उजागर करता है। राज ठाकरे का दावा है कि हिंदी को अनिवार्य करना मराठी भाषा और मराठी संस्कृति पर हमला है, लेकिन क्या यह वास्तव में मराठी अस्मिता को कमजोर करता है? महाराष्ट्र में मराठी पहले से ही प्राथमिक भाषा है और हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP के त्रिभाषा फॉर्मूले का हिस्सा है। यह नीति देश की भाषाई विविधता को बढ़ावा देने की कोशिश करती है और इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? फिर भी ठाकरे इसे हिंदीकरण की साजिश बताकर मराठी भाषियों के बीच एक दहशत पैदा कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ उनकी राजनीतिक रणनीति नहीं है या फिर वास्तव में मराठी भाषा का महत्व कम होने का खतरा है? आज दहाड़ में इसी पर पैनलिस्ट के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा दें। त्याच्या संदर्भात पहिलेच बोललेलो आहे, महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषा ही कंपल्सरी आहे। सर्वांना मराठी भाषा अनिवार्य आहे। मराठी भाषा शिकलीच पाहिजे। त्याच्यासोबत दुसरी कुठली भाषा शिकायची असेल तर ती भाषा शिकता येते। आणि मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं कि हिंदीला विरोध और इंग्रजीला का नहीं। यहाँ सबसे पहले मराठी चलेगी, चलते आई है। उसके लिए हमने शहादत दी है मराठी के लिए। 160 हमारे लोग शहीद हो गए हैं। बाद में और भाषा की बात करिए, लेकिन मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र में हिंदी पहले से चलती आई है। यहाँ हिंदी थिएटर चलता है। यहाँ उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा के भवन हम बनाए हैं भाषा का सम्मान करने के लिए। आप हमको क्या हिंदी पढ़ा रहे हो भाई? हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। ये यूपी वालों को, बिहार वालों को हम हिंदी पढ़ा सकते हैं, इतना हमारा हिंदी अच्छा है। तो आइए चर्चा शुरू करने से पहले सवालों का जिक्र करते हैं। आज पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी चर्चा, भाषा पर महाभारत क्यों सुलगी सियासत? टारगेट पर हिंदी, विपक्ष की संजीवनी, क्षेत्रवाद की सियासत, राजभाषा पर महाभारत। भाषा तो है बहाना, महाराष्ट्र में है राजनीति चमकाना। राज ठाकरे की जो पुरानी राजनीति है वो निशाने पर फिर उत्तर भारतीय है क्या? विश्वास पाठक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। हेमंत कुमार कांबले हैं, MNS के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुकलेश शेख हैं, NCP के नेता, आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना UBT के हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं और शुरुआत हेमंत कुमार कांबले साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी। जो हिंदी विरोध कर रहे हैं इस वक्त राज ठाकरे, और वो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में त्रिभाषा की बात जो कि केंद्र की सरकार करती है, क्या राज ठाकरे का ये विरोध हिंदी विरोध की रीब्रांडिंग करने के जैसा है ताकि अपनी खोई हुई सियासी जमीन को MNS दोबारा से पा सके? क्योंकि ये राज ठाकरे पहले से ही करते रहे हैं, हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सियासी जमीन खिसकी, और क्या ये एक रीब्रांडिंग की कोशिश दिखती है? पहली बात तो आप प्रीजुडिस माइंड हो, पहले से आपने उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हो। देखिए कैसे है ना कि आप जो लैंग्वेज पॉलिसी की बात कर रहे हो, जो नेशनल पॉलिसी, तो आप पहले साउथ में करके दिखाइए, तमिलनाडु में करके दिखाइए, कर्नाटक में करके दिखाइए। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में अभी मैं आपके चैनल पर हूँ, मैंने कक्षा 5वीं से लेके हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया, मेरा काम चल रहा है। ये कक्षा पहली से आप जो कंपलसरी कर रहे हो ना, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसको कंपलसरी कर रहे हो, इसका हमारा विरोध है। हमें जो कामकाज के लिए जो हिंदी चाहिए, इतनी हिंदी हम जानते हैं। तो और हिंदी यहां पर महाराष्ट्र में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिंदे शिवसेना की सरकार है,
और अजित पवार भी है। अब ये सब तीनों पार्टियां मराठी भाषा को अभिजात दर्जा मिलने का पूरा क्रेडिट भी लेते हैं, उसी समय ये हिंदी भी लागू करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोहरी राजनीति है और इसका हम विरोध करते हैं। हमारा विरोध यहाँ पर किसी भाषा को, हर भाषा सीखनी चाहिए, मानते हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसी, हम पहली शिक्षा से बच्चों को क्यों इतना टेंशन देना, आपको इतने 3 भाषा सीखने का ये क्यों कर रहे हो? और कौन से भाषा का, ये 3 भाषा सीखनी है तो किस विषय को आप विकल्प दोगे? इसमें बहुत सारी हमारी जो सोशल एक जो बनावट बनी है वो भी बिगड़ेगी। ये हमारा विरोध है। बेसिक सी बात कहती हूँ सर आपको, और जितना मैं समझती हूँ, किसी भी बच्चे के लिए 1 से 5 साल की उम्र बहुत अहम होती है। 1 से 5 साल में उस बच्चे का ब्रेन बहुत मजबूती के साथ डेवलप होता है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जिसमें तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को लागू करने की बात इस वक्त केंद्र सरकार कर रही है। क्या 1 से 5 के बच्चे अगर अर्ली स्टेज में, जहां पर उनका ब्रेन सबसे मजबूती के साथ डेवलप होता है, अगर उस दौरान वो ये तीसरी भाषा सीखते हैं, तो ये आपकी मराठी अस्मिता पर सवाल कैसे हो सकता है? क्या आपकी मराठी अस्मिता इतनी कमजोर है? क्या आपकी मराठी भाषा इतनी कमजोर है? तो 11 और महाराष्ट्र में ही क्यों सर? 11 राज्य जो है वो हिंदी स्पीकिंग है और सबसे ज्यादा माइग्रेशन उसका जो है वहां से होता है, तो वहां के बच्चे तेज क्यों नहीं बने? यहां पर भाषा का देखिए, ये जो अब जो दुनिया चल रही है ना, ये साइंस पे चल रही है, मैथमेटिक्स पे चल रही है। अब ये भाषा पहली कक्षा से पढ़ाकर कौन सा, मतलब ये 11 स्टेट है ना आपके पास हिंदी स्पीकिंग, तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहां होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल, सब जगह से माइग्रेशन होता है। तो वहां के बच्चे तेज क्यों नहीं हुए? तो रोजगार और व्यवसाय करने के लिए आप मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद में क्यों जाते हो? अच्छा, आपकी असली दिक्कत तो इस बात से भी है ना, चमकाने की बात करते हो, आपकी असली दिक्कत तो इस बात से भी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग महाराष्ट्र में क्यों आ जाते हैं नौकरी करने के लिए, है ना? आपकी तो असली दिक्कत इस बात से भी है सर कि क्यों आ जाते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, बाहरी लोग हैं वो, तो इसीलिए तो पीटते हैं आप लोग पकड़ पकड़ के, इसीलिए तो भगाने की कोशिश करते हैं। कहीं मिक्स कर रहे हैं? नहीं, ना, मैं बिल्कुल मिक्स नहीं कर रही हूँ। मैं तो आपकी बेसिक सोच की बात कर रही हूँ कामले साहब, मैं आपकी बेसिक सोच की बात कर रही हूँ, उसकी बात कर रही है आपकी, मैं बेसिक सोच की बात कर रही हूँ सर। आपको तो वैसे ही उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से बड़ी चिढ़ है कि महाराष्ट्र में क्यों आ जाते हैं। तो मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं आएंगे? प्रधानमंत्री बने महाराष्ट्र क्या किसी और सऊदी अरेबिया में है? मंत्री कहां से बने? महाराष्ट्र सऊदी अरेबिया में है क्या? संसाधन कहां पर है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सऊदी अरेबिया में है क्या? और कामले साहब इजाजत देंगे तब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखेंगे क्या? कौन हो गए कामले साहब? कौन हो गए राज ठाकरे? उत्तर प्रदेश, बिहार के जो राज्य, ये देश विविधता से चलता है सर, और यहाँ पर किसी को किसी भी राज्य में जाने का अधिकार है। ये हेमंत कुमार कांबले या फिर राज ठाकरे तय करेंगे कि महाराष्ट्र में कौन आएगा और कौन नहीं, ये आप तय करेंगे। आप संविधान पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। मैंने संविधान पढ़ा हुआ है, 19A में पढ़िए, 19C लेकिन आप जिस छोटी सोच के साथ संविधान का उल्लेख करते हैं, मुझे लगता है कि आपको उसको समझने में ज्यादा समस्या हुई है। कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी लांघ चुकी है। मुंबई की कैपेसिटी है, आप वहां पर बैठ के तय नहीं करेंगे। मुंबई की कैपेसिटी है, आपके घर में 4 लोग हैं, वहां पर 8 आएंगे, तो क्या प्रॉब्लम हुई? तो आप भगा देंगे, मारपीट करेंगे, तो यही प्रॉब्लम है मुंबई, भगाएंगे आप। मुंबई महाराष्ट्र की यही प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा करेंगे, पीटेंगे आपके कार्यकर्ता उन लोगों को। देखिए, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया था राज ठाकरे साहब ने, पहले साफ शब्दों से कहा था कि ये बीमार राज्य है, इनको पहले सुधारिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों को पहले प्रगति करिए, उनको पहले आगे लाइए। हमारा ये ताकि वो लोग दूसरे जगह पर नहीं जाए, इतनी साफ पॉलिसी है। उसके बावजूद अगर आपको राज ठाकरे और मन से अगर दोषी लगते हैं तो आपकी ये सोच है। आप तय करेंगे सर, आप तय करेंगे कि कौन महाराष्ट्र आएगा और कौन महाराष्ट्र नहीं आएगा। महाराष्ट्र की कैपेसिटी कितनी है और कितनी नहीं है। तो मैंने पूछा ना आपसे सवाल कि महाराष्ट्र सऊदी अरेबिया में है क्या?
आप जज बन के मत बनिए, नहीं analysis बदल सकते, करिए सोच वो। तो नहीं बदल सकते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, सोच तो नहीं बदल सकते खैर किसी की, और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए खैर सोच बदलने की, लेकिन जिम्मेदारी इस सरकार की है, ये देखेगी कि वहां की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, ओवरलोडेड है या नहीं है, महाराष्ट्र उतना लोड ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं विश्वास पाठक, इनकी पार्टी तय करेगी, सरकार इनकी बनी है वहां पर। विश्वास पाठक जी आपके पास आना चाहूंगी, मुझे यह बताइए कि आपकी केंद्र सरकार हिंदी को प्रमुख भाषा के तौर पर तमाम स्टेट्स में लागू करना चाहती है, स्टालिन उधर विरोध कर रहे हैं, इधर राज ठाकरे का अपना विरोध हो रहा है, तो मुझे यह बताइए कि अगर भाषाई विविधता की आप बात करते हैं, आप एक राष्ट्र श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो ऐसे में हिंदी को थोपने की कोशिश आपकी सरकार क्यों कर रही है, और क्या जो एमएनएस का डर है वो डर सही है? पूर्णिमा जी, आपके दो सवाल है। पहले मैं एमएनएस के बारे में कहना चाहूंगा। एमएनएस गत करीब 20 साल से अस्तित्व में है और शुरू से वो एक कंफ्यूज पार्टी है, कथनी और करनी में उनका अंतर है, तो उनकी ये मजबूरी है इस प्रकार का स्टैंड लेना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, महाराष्ट्र का सवाल है, मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिक ड्राफ्ट की तरफ ले जाना चाहता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये केवल लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये पूरी एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें पूरी तरह से बच्चों का विकास, अपने देश की जो विरासत है उसके बारे में ज्ञान और सब प्रकार से उनका डेवलपमेंट कैसा हो, उसके लिए एक बड़ी कमेटी बैठाई थी। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसी हो ये राजनीतिक नेता या राजनीतिक पार्टियां नहीं बता सकती है, वो एक्सपर्ट्स का काम है। ये एक्सपर्ट्स द्वारा लाई हुई, आफ्टर डिबेटिंग अ लॉट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये पॉलिसी लैंग्वेज के बारे में क्या है, लैंग्वेज उसमें से एक चैप्टर है। लैंग्वेज में बारे में कहती है कि त्रिभाषा के लिए आप महत्व दो, बच्चों को शुरू में त्रिभाषा के ऊपर महत्व दो। ये जो पॉलिसी है ये 5+3+3+4 ऐसी पॉलिसी है, तो पहले 5 साल में आप 3 भाषा बच्चों को पढ़ाओ, ऐसा कहा है। और उसमें भाषा में ऐसा लिखा है कि नॉन, यानी जो भारत देश की भाषा है, यानी भारत देश की भाषा नहीं है वैसे एक ही हो सकती है, 2 भारत देश की भाषा। अब भारत देश की भाषा नहीं है, ऐसी भाषा कौन सी हो सकती है? अंग्रेजी। तो हो सकता है अंग्रेजी लागू होगी, महाराष्ट्र में अंग्रेजी को क्या है। दूसरी, लोकल लैंग्वेज जरूरी है, मराठी तो रहेगी, मराठी को कोई हटा ही नहीं सकता है। अब तीसरी भाषा में एमएलए से बाकी लोगों से पूछा जाता है कि आप कौन सी भाषा चाहते हो। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी देवनागरी मराठी और हिंदी से सटीक जुड़ी हुई है। आज मुझे ये बताओ कि अगर तमिलनाडु क्या कहता है मैं मराठी पढ़ूंगा, तो दोनों की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए तीसरी भाषा उनको चाहिए ना। या तो अंग्रेजी हो सकती है और कोई भी हो सकती है। आज हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बहुभाषिक भाषा है, जिसकी देवनागरी भाषा मराठी से मिलती जुलती है। और इसको ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप मराठी बंद कर दो, मराठी तो होनी ही चाहिए। मराठी को जो दर्जा मिला है वो दर्जा इसी मोदी जी ने दिया है। मैं मानता हूँ राज साहब ठाकरे की डिमांड थी, भारतीय जनता पार्टी की डिमांड थी, लेकिन मराठी को तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। मराठी तो रहेगी, मराठी को बिना हाथ लगाए अगर ज्यादा कोई भाषा पढ़ी जाती है तो उसमें दिक्कत क्या है? लोग तो जर्मन पढ़ रहे, जापानी पढ़ रहे, चाइनीज पढ़ रहे, दुनिया भर की भाषा पढ़ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, ये सोच समझ के बनाई हुई नीति है। ठीक है, हुलियालकर साहब आपका क्या टेक है सर राज ठाकरे के इस विरोध पर और बीजेपी का इस त्रिभाषा पॉलिसी में हिंदी को शामिल करने को लेकर? और इसीलिए मैंने आपसे आपका टेक पूछा क्योंकि कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और खासतौर से स्टालिन की मैं बात करूं, आपके अलायंस का पार्ट है, भाषाई समरसता का तो मतलब ट्रैक रिकॉर्ड किस तरीके से दिखता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि सब लोग हिंदी बढ़िया बोलते हैं सर, आप लोग सब जगह अंग्रेजी भी बढ़िया बोलते हैं, लेकिन राज्यों में अगर त्रिभाषा के तौर पर वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बाद अगर हिंदी को शामिल किया जाता है तो उसमें क्या इतनी समस्या है? देखिए पूर्णिमा जी, 1953 में एक अली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी बना था। उस कमेटी में ऐसा तय हुआ था हर स्टेट में अपना मातृभाषा को वैल्यू देना है, उसमें लेन देन उस भाषा से करना है। ठीक है सर। आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ 1953 में, जब अली साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको जो पावर दिया, एक समिति बनाया, वो समिति का रिपोर्ट 1955 में रिपोर्ट आ गया। रिपोर्ट में ऐसा 22 भाषा में महाराष्ट्र में कोई भी रहना है तो मराठी भाषा ये अनिवार्य है, तमिलनाडु में तो तमिल भाषा, हिंदी भाषा को किसी ने
विरोध नहीं किया है और आप जबरदस्ती नहीं कर सकते पूर्णिमा जी। अपने अपने स्टेट में अपने अपने भाषा का मदर टंग रहता है, उसका रिस्पेक्ट करना वो संविधान में आर्टिकल 7 में ये राय कौन है। छीन रहा है सर? मदर टंग का सम्मान कौन छीन रहा है, कैसे छीन रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर? मदर जी, टंग का सम्मान कौन छीन रहा है और कैसे छीन रहा है? जी देखिए, मदर टंग आर्टिकल 7 में, जब आर्टिकल 8 में 22 भाषा में मराठी भाषा भी था उसमें, और आज भी है आर्टिकल में, संविधान में आज भी आर्टिकल 8 में है 22 भाषा। उसमें हर कोई महाराष्ट्र हो या केरला हो या तमिलनाडु या तेलंगाना हो या हिमाचल जम्मू कश्मीर में डोगरा हो, या अपने अपने स्टेट का ये है, उसको कोई नहीं छीन सकता, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। देखिए अभी जो भाषा चल रहा था, देखिए इंडिया में उत्तर प्रदेश हमारे भाई बहनों हो या यूपी से भाई बहनों हो, उसका महाराष्ट्र में हमेशा अपनी भाईचारा है, हमेशा कोई भी किधर भी रह सकते आ सकते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। कानून है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। नहीं, अभी यही संविधान का हवाला दे रहे थे कि आपने संविधान पढ़ा नहीं, तो इनको जरा अच्छे से समझाइए एमएनएस वालों को। पूर्णिमा जी दूसरी बात देखिए, मैंने हिंदी भाषा का अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चला गया, 1 रुपए का डॉलर नीचे गया, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए तो अकाउंट में नहीं आया, किसान बिल आया वो भी वापस लिया, 700 लोग मरे, आज भी किसान आत्महत्या चालू है, महाराष्ट्र के बिजनेस सब गुजरात जा रहे, उस बारे में कोई सोच नहीं है। क्या कर रहे देवेंद्र पंडित जी? मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी प्रवक्ता को, ये किस तरह से चल रहे? ऊपर देवेंद्र, ऊपर नरेंद्र, नीचे देवेंद्र। ये जो है मोहन भागवत जी भाषा ही है, आरएसएस की भाषा है। देखो कोई भी किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। नंबर 1 देखिए, इंग्लिश एक अब्रॉड में जाना है तो सबको, ये एक बेसिक सी चीज को आप लोग इतना क्रिटिकल क्यों बना रहे हैं? मेरे समझ से सर बहुत परे ये जा रहा है सर। नहीं पूर्णिमा जी, हिंदी भाषा जबरदस्ती नहीं कर सकते। लोकल लैंग्वेज हर भाषा को आर्टिकल 8 में सबको संविधान दिया है। लोकल लैंग्वेज आपकी कंपलसरी प्रायोरिटी नंबर 1 लैंग्वेज, ठीक सर। दूसरी भाषा अंग्रेजी, जो कि सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन वाली लैंग्वेज है, वो नंबर 2 लैंग्वेज। तीसरी कम्युनिकेशन की भाषा ओवरऑल इन द कंट्री सर कौन सी है बताइए ना? अभी देखिए सर बताइए ना। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। केंद्रीय विद्यालय है, उधर हिंदी पढ़ने के लिए कोई मना नहीं किया। कोई मन से हो, राज ठाकरे जी आओ, कोई हिंदी पढ़ने के लिए कोई मना नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। पूर्णिमा जी, अरे तो तीसरी भाषा आप क्या चाहते हैं? तीसरी भाषा कौन सी रखे बताइए? पाठक साहब पूछ रहे, बताइए। इधर पहला जो प्राथमिकता है मराठी भाषा का है महाराष्ट्र में, बताइए सर। हिंदी भाषा को कोई अगेंस्ट नहीं किया। तीसरी भाषा कौन सी रखनी चाहिए सर, बताइए। देखिए अपनी अपनी राय है पूर्णिमा जी। मेरे को अगर हिंदी में मेरे को पढ़ना है मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरे को क्या खाना है, क्या पहनना है, मैं कैसा रहना है, वो अपने अपने ऊपर रहता है। तो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, ये भाईचारा का नाता है, उनकी राय है। अभी बिहार में गए तो मैथिली भाषा मेरे को नहीं आ सकता, मैथिली भाषा जबरदस्ती नहीं कर सकते। यूपी में वो भोजपुरी नहीं कर सकते। देखिए या जम्मू कश्मीर में डोगरा जबरदस्ती, तमिलनाडु में तमिली भाषा नहीं। देखो अपने अपने मदर टंग का एक रिस्पेक्ट होता है पूर्णिमा जी। उसमें कोई किधर भी इंडिया में कोई भी किधर भी जा सकते, रह सकते, अपने अपनी मदर टंग की भाषा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। सर एक भाषा के तौर पर स्कूलों में 1 क्लास से 5वीं नहीं जबरदस्ती पूर्णिमा जी नहीं कर सकते। मुझे तो तीसरी भाषा बता दीजिए ना उलियालकर साहब, अपने सामने महंगाई चरम पर बता दीजिए ना, फिर कौन सी चाहते हैं आप? बताइए कौन सी भाषा तीसरी भाषा चाहते हैं सर, रखनी चाहिए बताइए, या रखनी ही नहीं चाहिए तीसरी भाषा, बताइए। नहीं पूर्णिमा जी, मैंने कभी भी आज भी बोल रहा हूँ, हर स्टेट में जब 1953 में जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ, उस टाइम अली साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समिति था, आयोग था, उसमें तय हुआ कि अपने अपने भाषा के ऊपर बहुत बड़ा बहस हो गया। 1955 में अहवाल दिया, कोई भी अपने अपने स्टेट में मदर टंग नंबर 1, नंबर 2 अपने अपनी इच्छा से इंग्लिश कंपलसरी किया है, क्योंकि इंग्लिश का नॉलेज इंटरनेट है,
आज कहीं समझ भी गई जाना, सर, मोबाइल मैं चलाना समझ है, गई किधर भी इंग्लिश तो आना समझ गई चाहिए। सर, हाँ। हिंदी किसी को पढ़ना है अपनी मर्जी से, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी तो पढ़ना कंपलसरी है। अच्छा। मैंने वो नहीं बोल रहा हाँ, हूँ, हाँ। अपने अपनी मर्जी से होना चाहिए। अच्छा। किसी के ऊपर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। पाठक जी दूसरी जल्दी से बात, जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद और बाकी लोगों के और पास कोई जाएंगे। भी इंडिया में कोई भी किधर भी आके रुक पाठक सकते हैं, जी, बिजनेस कर देखिए, सकते पूर्णिमा हैं, जी, कोई नहीं रोक सकता। ऐसा लगता है महाराष्ट्र हिंदी में- तो कांग्रेस ऐसा पार्टी लगता है में पाठक साहब जनरेशन हिंदी की तो बस एक कमेटी बहाना बनी है, थी। हिंदी तो बस बहाना है, अपनी राजनीति को चमकाना है, पूर्णिमा जी, अपनी धर्म राजनीति के चमकी रहनी राजनीति चाहिए। करना चालू कर। पाठक साहब BJP जल्दी के से पास जवाब देंगे। दूसरा अब जरा डेवलपमेंट नहीं, जरा विकास नहीं। बोलिए सर, जवाब पाठक जी दीजिए, बोलिए। बैठिए, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा एनईसी की पॉलिसी के हिसाब से तय की है, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। मराठी के बारे में किसका विरोध नहीं है, मराठी तो रहनी चाहिए, रहने वाली है। सर मैं समझ गई ये मुझे बातें। बताओ, हिंदी का जो विरोध है मैं वो सब क्यों हो रहा है, समझ उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। फिर अंग्रेजी को क्यों नहीं विरोध हो रहा है? हाँ। अंग्रेजी की हमारे माँ बाप की भाषा है, अंग्रेजी को विरोध नहीं, हिंदी को विरोध। ठीक है। ये कौन सा राजनीति हिंदी है? का विरोध दूसरा, शिवानंद जी जो संजय कहा, द्विवेदी महाराष्ट्र जी, के बारे में नहीं बताना किया। चाहता हूँ, संजय इनकी द्विवेदी जी, सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, आप बोल रहे हो ये आजकल तो ऐसा लगता आप है जबरदस्ती कि कर रहे हैं। एमएनएस के आप साथ पहली जो बार आपका सरकार बिखराव है, था, दिशाहीन है। आपका लाड़की बहन संजय, योजना ठीक है सर, 2100 रुपए बोला था, पुलियालकर आज साहब, 1500 रुपए पुलियालकर दे रहे साहब, थे। बाकी लोगों उधर को भी भी फ्रॉड समय देने किया, दीजिए। 500 रुपए किया, पुलियालकर साहब, 500 बाकी रुपए लोगों को भी साथ समय देने किया। दीजिए, बाकी लोगों को भी सर पूर्णिमा समय जी, देने दीजिए यहाँ भी सर, बाकी BJP लोगों को यही भी कर रहे समय हैं। देने दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज। संजय द्विवेदी जी, ये संजय राउत क्या कह रहे हैं सर, जरा समझाइएगा मुझे, कि हम तो उत्तर प्रदेश बिहार वालों को यूं सिखा देंगे मराठी। कैसे सिखा देंगे सर मराठी? ठीक है, जिसको अपनी जरूरत, काम लायक, जैसे कि अभी कहा ना एमएनएस के प्रवक्ता ने कि काम लायक हिंदी हमें आती है, तो वैसे ही जो वहां पर जाते रहते रहते काम लायक मराठी सीख लेते हैं। तो कैसे सर सिखा दीजिएगा उत्तर प्रदेश और ये बिहार वालों को? संजय राउत कैसे सिखाएंगे? देखिए, मैं संजय राउत की बात करूंगा, पहले मैं राज ठाकरे जी की बात करता हूं सर। जब उद्धव ठाकरे सरकार थी तो मस्जिदों में लाउड स्पीकर को निकालने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। अभी कुंभ हुआ, गंगा स्नान हुआ, वहां राज ठाकरे जी कहते हैं कि मैं गंगा के गंदे पानी को नहीं छूऊंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया। अभी जब हमारे आरएसएस के एक प्रवक्ता आए थे, नेता आए थे, उन्होंने कहा साहब यहाँ पे गुजराती सीखिए, मराठी मत सीखिए, मराठी सीखने की जरूरत नहीं, गुजराती सीखिए। राज ठाकरे के लोग चुप थे। आज सरकार के पास सबसे ज्यादा जो चीजें हैं, जो जिनके कारण ये जीते हैं, जो 10 गारंटी कारण जीते हैं, वो 10 गारंटी क्या है? कि किसानों का लोन माफ होना चाहिए, 25 लाख नौकरियां मिलना चाहिए, छात्रों को 10,000 महीना मिलना चाहिए, बिजली बिलों में 30% कटौती होनी चाहिए, लाडली बहनों को 2100 रुपए मिलना चाहिए, जबकि 8 लाख बहनों को सिर्फ 500 रुपए मिले। शिव भोजन थाली, इसके बाद मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन, ये तमाम ऐसी चीजें। बात महाराष्ट्र आ जाइए, जहाँ कानून व्यवस्था चरमरा गई है कि यार 22 श्रेणी का विधायक जो है इनके राज्य में मारा जाता है, उसकी हत्या की जाती है। केंद्रीय मंत्री की लड़की जिसके पास सुरक्षा है, उसके साथ छेड़छाड़ होती, केंद्रीय मंत्री FIR लिखानी पड़ती है। तो इस तरह की तमाम, और कानून व्यवस्था क्या है? कानून व्यवस्था में हत्याएं हो रही हैं, चाहे सरपंच को ले लीजिए, चाहे किसी और को ले लीजिए, निरंतर हत्याएं हो रही हैं। तो ये महाराष्ट्र जो है, आज महाराष्ट्र की जो दशा है, दिशा दशा है, वो कहाँ जा रही है? वो कौन इसका जिम्मेदार है? आज अगर राज ठाकरे जी मैटर उठा रहे हैं तो उनको तो कोई मतलब ही नहीं उनसे, क्योंकि वो तो बजरंगबली के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते हैं, और जब वो गंगा जी को देते, जबकि गंगा जी हमारी जो है, गंगा मैया के साथ जितने हिंदूवादी लोग होंगे, 99% हिंदूवादी लोग होंगे, वो गंगा जल अपने घर में लेके आते हैं, गंगा जल से उनका पूजन होता है। एक गंगा जी ऐसी हमारे देश में जिसके बारे में कोई भी कुछ कह नहीं सकता है, जब वो उसको नहीं छोड़ रहे। आज हिंदी भाषा में ही क्यों वक्तव्य कर रहे हैं? जो एमएनएस के विचारक बैठे हुए, प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं? हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं? वो जो माननीय संजय राउत जी ने कहा कि हिंदी को आपने सिर्फ बीएमसी चुनाव, ये चुनाव जो होने हैं उसके लिए, मैं तो 3 हमारा लोग हमेशा हिंदी बोलते हैं। मुद्दे की बात महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र एक शहर ऐसा है, जो प्रदेश जहाँ पे बिहार के लोग हैं, मैं आपके
उत्तर प्रदेश के लोग हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, सब जगह के लोग हैं और सब वहां पे हैं। तो उनको उनका आने का अधिकार को चुनौती देने वाला एमएस ठीक है। ये इस देश में जो प्रदेश बना था उसमें कोई भी पासपोर्ट नहीं इस्तेमाल किया गया था, ना पासपोर्ट होगा ना वीजा होगा। ठीक है। अरे हम इस प्रदेश से उस प्रदेश में आपने जो सवाल तो पूछा वीजा कांबले साहब पासपोर्ट उसका जवाब दे देंगे। उसका बोला जवाब ना, कांबले मुद्द्याचं साहब बोला दे था, देंगे। मराठीत बोलू का? मुद्द्याचं बोला। लेकिन उससे पहले जरा मुद्द्यावर बोला। मुकलेश शेख साहब, मुकलेश शेख मुद्दे पे तुमने इसका क्या जवाब- बोला मान्यवर? आप हिंदी में वक्तव्य दे रहे हैं और हिंदी का विरोध कर रहे हैं। मैं मुद्द्यावर संजय बोला, राउत तुम्ही ने मराठीत अच्छी बात बोलू का? कही। तुम्ही बोलला था हिंदीत संजय का, राउत तुम्ही ने मराठीत कहा कि हम लोग बोलतो। इतने हिंदी कळेल में का सगळ्यांना? सक्षम हो गए हैं कि हम जब हिंदी नॅशनल उत्तर चॅनलवर प्रदेश तुम्ही मराठीत और बोलता, बिहार कळेल का को सगळ्यांना? समझा सकते हैं। कितनी बड़ी बात संजय राउत ने कही, इसका मतलब समझिए, इसका तुमचा मार्ग पक्ष पण समझिए, भरकटला है, इसका मतलब आपकी समझिए पार्टी इसका। है ना पूरी गुमराह हो उन्होंने गई है कहा और कि आप भी हम गुमराह हो गए हो। हिंदी में इतने माहिर हो चुके हैं कि हम दूसरे लोगों को भी सिखा सकते हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। तो हिंदी भाषा ऐसी है कि पूरे देश की भाषा है ये हमारी कोई एक जगह की भाषा नहीं। हमारी बहस जो चल आप रही हिंदी है में वो क्यों पहली बोल रहे हैं? कक्षा से आप हिंदी की में- जो यहाँ पर सख्ती हो रही है उस पर हो रही है, तो उस पर बात करिए। आप डिबेट आप उस पर बात करिए। आप हिंदी में डिबेट मत करिए। आप हिंदी अगर का- हिंदी का विरोध कर रहे हैं, हिंदी विरोध आप करने वाले उस- होते कौन है आप? हिंदी उस का विरोध विषय से करते संबंधित कौन बात है? करिए, इधर उधर मत घुमाइए। हिंदू की आपकी पार्टी का हिंदी स्टैंड की रखिए वो क्या तो है? सर वही आप बेसिक कौन बात होते कह रहे हैं ना, आपने कहा मैंने काम लायक सीख ली, वो ये कह रहे हैं हिंदी भाषा बोली जाती है, फिर उस बात का विरोध। अब आप उसमें एक एंगल पकड़कर बैठ जाइए कि हमें 1 से 5वीं तक सिखाने में हमें दिक्कत है। अरे सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्टेट एजुकेशन पॉलिसी की बात नहीं हो रही है। उसका बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। मुकलेश शेख साहब आपके पास आते हुए, मुकलेश साहब 10 सेकंड क्या एनसीपी सर, थोड़ा सा प्लीज समय दीजिए सर, प्लीज समय दीजिए, 2 मेहमान और रह गए, फिर उसके बाद मैं समय दूंगी आपके पास आऊंगी। शेख साहब मुझे ये बताइए कि अगर एनसीपी राज ठाकरे के बयान का समर्थन करती है, विरोध में है, पहले तो मैं इसको लेकर सर क्लैरिटी जानना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने एक राजनीतिक दूरी बना ली है और वजह कुछ नहीं है सर। चुनावी समीकरण अपने बरकरार रहे, महाराष्ट्र में रहना है, चुनाव भी लड़ना है, तो मुझे बता दीजिए सर, सपोर्ट में है या अगेंस्ट में है? शेख साहब सर, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करेंगे सर। आवाज, मेरी आवाज अब आ रही है सर, बोलिए। ठीक है। मैं पहली बात तो आपने जो सवाल किया कि आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हमारी सरकार है, देवेंद्र जी की, अजीत दादा पवार और शिंदे साहब की सरकार है। देख सकते हैं कि किस तरह सरकार जो है जनता ने उनको चुन के दिया, हमारे लोगों को हम काम कर रहे हैं। रही बात राज ठाकरे साहब की जो मराठी मुद्दा, इसके समर्थक पे हम हैं। जब तक मराठी महाराष्ट्र के अंदर सीखना चाहिए, चलना चाहिए। हमारे बच्चे आज 12वीं में है, हमारे दूसरे बेटा इंजीनियर है, बिल्कुल मराठी सीखा है, मराठी पढ़ रहा है, पर उसके साथ हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ा जा रहा है। जो कॉलेज में बंद नहीं हुआ, सिर्फ मराठी ही पढ़ेगा ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन मराठी जरूरी है। क्योंकि मराठी इसलिए जरूरी है कि महाराष्ट्र में हमको रहना है और महाराष्ट्र के अंदर अगर रहते हैं, हर स्टेट, गुजरात में रहो तो गुजराती, अगर वरिष्ठ लोगों ने कुछ कहा तो हमें समझना चाहिए। आज के जवान पीढ़ी को महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी सीखना जरूरी है। दूसरा, मैं आपको ये जो, मैं तो समर्थक में हूँ और हमारी पार्टी भी समर्थक में है महाराष्ट्र के अंदर। हम महाराष्ट्र के अंदर हमारी जो सरकार है, सरकार समर्थक में है, हम समर्थक दे रहे हैं राज ठाकरे साहब का। दूसरा बात ऐसा है कि मारपीट से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मारपीट से, और दूसरी बात, सरकार को ये बदनाम करने का एक साजिश चंद लोग दुकान वाले को, फेरी वाले को समझाने का काम करते हैं। राष्ट्रवादी अपना राज साहब ठाकरे साहब के जो कार्यकर्ता है एनएमएस के, वो लोग जाते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे लोग भी गैर फायदा उठा रहे हैं। वो ये जो एक सिंबल होता है, जो स्टिकर होता है उनका पार्टी का, वो कोई भी गाड़ी में लगा लेता है, बाइक में आगे उसके साथ में गरीब के साथ बदतमीजी शुरू करता है। तो इस पे भी मतलब हमारी विरोध है कि ये इस तरह से भी गाय गरीब लोगों के साथ में जो है ना, फुटे छुटे दादागिरी नहीं करना चाहिए। दादागिरी में बात, जब हमारी सरकार हर चीज देख रहा है, हर चीजों में जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं हम, तो हमारा काम है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कामले साहब को कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसी को, हमारे महाराष्ट्र की सरकार आपके साथ है, हमारे पूरे लोग, हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी सदियों से चलते हुआ है और सदियों से बोल भी रहे लोग, हम भी बोल रहे हैं। और मेरी पैदाइशी मुंबई शहर में हुआ है, मेरी वाइफ थी, तो हम मराठी बोलते हैं। कहीं ना कहीं भाषण में, कहीं पुलिस स्टेशन में, जो मोहल्ला कमेटी के सदस्य हर जगह जाना रहता तो मराठी जरूरी है। लेकिन जो मारपीट
तो स्टिकर लगा कर कोई बाइक में, कोई 4 व्हीलर में लगाकर कुछ लोगों को तंग कर रहा है, वो ठीक नहीं है। उसके बारे में लोगों में गलत मैसेज जा रहा ठीक है है। और सरकार बड़े नहीं, उनके सख्ती हिसाब से, इस पे नजर रखी है। उनकी साइबर पॉलिटिक्स क्राइम के वाले हिसाब से तो सर मैसेज क्लियर है ना। राज ठाकरे का और उनका जो उदय रहा जिस तरीके का, वो तो इसी के विरोध के साथ रहा ना। आप याद करिए किस तरीके से, पूर्णिमा जी, शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत तो उद्धव साहब ठाकरे के घर से हुआ ना। ठीक है, शुरुआत तो वही पेड़ से हुआ ना। हाँ, अब ठीक है। उद्धव साहब ठाकरे बोलेंगे कि हम फला के साथ हैं, तो ये सारे ठीक है। चीजों पे लोग नजर बनाए हुए रखे हैं, ठीक है। क्योंकि शुरुआत तो बाला साहब ठाकरे ठीक के है। घर से कामले हुआ साहब है। के पास बहुत वहाँ से सारे हुआ है। जवाब देने आज के लिए अगर तैयार हैं अभी उद्धव फिलहाल। साहब- और प्रेम कुमार सर, आपके पास आते हुए जिस तरीके का एमएनएस का स्टैंड है और उधर कांग्रेस मतलब अलायंस का या स्टालिन का जिस तरीके का स्टैंड है, मैं महाराष्ट्र पर वापस स्पेसिफिकली आ जाती हूँ। जिस तरीके की बात राज ठाकरे कर रहे हैं, एमएनएस का जिस तरीके का विरोध है, सड़कों पर जैसा इनका विरोध देखने को मिलता है, ये समझना चाहती हूँ कि ये दरअसल क्या कर रहे हैं? मराठी अस्मिता की रक्षा कर रहे हैं या फिर ये वो जो हिंदी भाषियों के खिलाफ एक जो सियासत होती है उसकी जमीन को मजबूत करके अपनी राजनीति कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं ये लोग? पूर्णिमा जी, सियासत की भी अपनी भाषा होती है और ये भाषा आमतौर पर सियासत करने वाले लोग बोलने के लिए विवश हो जाते हैं। हाँ, जो कुछ आप हिंसक घटनाओं की बात कर रही हैं वो निश्चित रूप से वो उनको दंड नहीं मिलना चाहिए जिनको दंड देने की कोशिश हो रही है। ये हो क्यों रहा है, ये इसको भी समझने की ज़रूरत है। 3 भाषा फॉर्मूला की बात आपने की। 3 भाषा फॉर्मूला देश में लागू होना चाहिए, लेकिन आप इसको थोड़ा काउंटर प्रश्न लें कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उत्तर भारत में, वहाँ 3 भाषा फॉर्मूला क्या लागू हो रहा है? हो रहा है तो किस रूप में हो रहा है? हम अपने आसपास के स्कूलों में चले जाइए, आप देखेंगे बच्चों को फ्रेंच सिखाया जाता है तीसरी भाषा के रूप में। कोई भारत की कोई क्षेत्रीय भाषा क्यों नहीं सिखाई जाती? क्यों स्कूल प्रबंधन को सुविधा होती है, एक फ्रेंच का टीचर कहीं से ले आता है और उसका काम चल जाता है। अगर 2-4 क्षेत्रीय भाषा सीखने की आकांक्षा होंगे तो उनको टीचर भी रखना होगा, सिलेबस भी रखना होगा और ऐसे भी पढ़ाई के मामले में उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। ये प्रैक्टिकल दुविधा है, उसको लेके वो फ्रेंच सिखा रहे हैं। हमारी पैनल में बात हुई कि अंग्रेजी का विरोध कर रहे हैं तो क्यों नहीं करते और हिंदी का क्यों कर रहे हैं, ये बात भी आई। लेकिन आज तो अंग्रेजी का कोई संरक्षक नहीं है हिंदुस्तान में, कोई अंग्रेज नहीं बैठा हुआ है, फिर भी अंग्रेजी कैसे फैलती जा रही है ये आपको समझना होगा। हिंदी भी फैली है। आज इस पैनल पर बैठे हुए तमाम नेता या सब लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पार्टी का राजनीतिक प्रवक्ता क्या हिंदी और इंग्लिश को बिना जाने हुए केवल क्षेत्रीय भाषा में राष्ट्रीय प्रवक्ता हो सकता है? नहीं हो सकता। ये आवश्यकता है, इसलिए बोला जाता है ये हिंदी काम करने लायक हमने सीख ली। ये भाषा भी हमने सुनी, इसी पैनल पे सुनी। तो कामकाजी भाषा हिंदी की विशेषता हुई, इस वजह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन अब 3 भाषा फॉर्मूला में एक क्षेत्रीय भाषा को हिंदी भाषी क्षेत्र में जगह नहीं मिलेगी, फ्रेंच को जगह मिलेगी, तो दक्षिण भारत से आवाज उठेगी कि नहीं उठेगी? ये बहुत बड़ा कंसर्न है और इसी वजह से राजनीति को पनपने का मौका भी मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, हिंदी भाषा में हम ये वो क्षमता नहीं देखते कि वो आईटी पढ़ा दे, कि वो हमें कंप्यूटर पढ़ा दे, कि विज्ञान पढ़ा दे। क्या फिजिक्स हम हिंदी में पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ पाते। तो हिंदी भाषा की अपनी कमजोरियां भी हैं। हिंदी भाषा पढ़ करके पूरा हिंदी बेल्ट आज विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में हिंदी के कारण डेवलप नहीं हुआ। आईटी में या दूसरे क्षेत्र में नॉन हिंदी लैंग्वेज, उसमें इंग्लिश का सबसे बड़ा योगदान है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इस कारण हुआ। तो हिंदी भाषा की ये कमजोरी भी लोगों को बताती कि हिंदी सीख के मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, क्या कर लेगा, ये सवाल भी उठता है। ठीक है, बहुत वैलिड बात है। विश्वास पाठक जी, जो अभी प्रेम कुमार जी ने कहा, और जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर तीसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई या फिर कोई और लैंग्वेज, ठीक है उसका अपना आधार हो सकता है, लेकिन बाकी राज्यों में, साउथ में फिर आप चाहते हैं हिंदी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है और कंसर्निंग पॉइंट है। विश्वास पाठक जी, नहीं, सही बात है। हिंदी राज्यों में तीसरी भाषा ये भारतीय भाषा होना चाहिए, इस प्रकार के हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन प्रेम कुमार जी ने जो कहा, मुझे बताइए, रशिया, चाइना, जापान, जर्मनी, ये तो बिना अंग्रेजी सिखाए बहुत प्रगति कर रहे हैं। वो साइंस में, मेडिकल साइंस लो, इंजीनियरिंग साइंस लो, तो प्रगति की है ना। हो सकता है हम हिंदी में हमारा साहित्य अच्छी तरह से पेश नहीं कर पाए आज तक, लेकिन अगर कोशिश होती है
तो हमारे बच्चे भी साइंस, मेडिकल सब कुछ हिंदी में भी सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर सीखने लगेंगे पूर्णिमा जी, जो सही कह रहे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं, वो लोग बढ़ करके फिर हिंदी सीखेंगे कि हिंदी पढ़ेंगे तभी हम साइंटिस्ट बन सकते हैं, हिंदी पढ़ेंगे तभी हमें कंप्यूटर आएगा, हिंदी पढ़ेंगे तभी हमें आईटी आएगा। आज हिंदी उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकी है, इसीलिए इस तरह की राजनीति है। पाठक साहब, नहीं, देखिए दो चीजें, एक तो हायर एजुकेशन, दूसरी चीज है हिंदी सीखने के बाद में हम हिंदी का जितना भी साहित्य हिंदी में लिखा है, ये काउंटर करा रही हूँ मैं, इसीलिए पाठक सर मैं ये काउंटर करा रही हूँ क्योंकि इसको लेकर क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। मैं फिर कहती हूँ कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि आप इन पर हिंदी थोप रहे हैं, वही रूल इधर नॉर्थ स्टेट्स के लिए नहीं है, साउथ स्टेट्स के लिए एक अलग रूल आप लेकर चल रहे हैं, इधर आप कहते हैं हम कोशिश करेंगे। मैं बस इसीलिए मैं उस क्लैरिटी के लिए बार बार आपके पास इस काउंटर सवाल के साथ आ रही हूं, क्योंकि जिसको अगर भाषा को राजनीतिक हथियार बनाना है सर वो बनाएगा, पर उसको वो मौका मिल क्यों रहा है? नहीं देखिए, ये तो मौका परस्त लोग है ही, इनका अस्तित्व तो उसी के ऊपर है। आप पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर देखते हो तो एक समग्र ऐसी पॉलिसी है जिसमें बच्चे का पूरी तरह से उत्थान होने वाला है, प्रोग्रेस होने वाला है। केवल भाषा का विषय नहीं है, भाषा का विषय इन लोगों ने बनाया हुआ है और वो बनेगा। देखिए, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आज हिंदी अगर बच्चे को आती है तो हिंदी में भी हमारा बहुत बड़ा साहित्य है। आज मुंशी प्रेमचंद जी अगर पढ़ना है तो मुझे हिंदी आना अच्छा है। ठीक है। दूसरा, मैं वापस से उदाहरण दूंगा, अगर तमिलनाडु का कोई विद्यार्थी है उसको सिर्फ तमिल भाषा आती है, महाराष्ट्र का एक विद्यार्थी उसको सिर्फ मराठी भाषा आती है, वो एक दूसरे से बात करते कैसे करेंगे? हमारे जो देश का जो संस्कार है, हमारा जो विचार है, उसका आदान प्रदान कैसा होगा? उसके लिए हिंदी एक भाषा हो सकती है, ऐसा हमारा मान्य। उसका कारण ऐसा है कि लगभग आधा हिंदुस्तान हिंदी बोल रहा है। हिंदी की देवनागरी मराठी से भी मिलती जुलती है और हम उसके लिए ओपन है। अगर हमें कोई बताए कि महाराष्ट्र में हिंदी नहीं, हमें ये भाषा तीसरी भाषा चाहिए, तो उसके ऊपर भी विचार हो सकता है। बताए तो सही, राजनीति की करे। ठीक है, जवाब देंगे जरा कामले साहब। कामले साहब, बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस आपके लिए हैं, उनका भी जवाब दीजिएगा, और जो पाठक जी कह रहे हैं उस पर भी आप जवाब देना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि अगर भाषा एक लैंग्वेज सर हमारी पहचान है, पूर्णिमा जी हमारी पहचान अगर भाषा है तो वो हमारी पहचान राजनीति का हथियार क्यों बनाई जा रही है स्पेसिफिकली आपके लिए? पूर्णिमा जी, मुझे प्रेम कुमार जी का वक्तव्य बहुत अच्छा लगा, मुझे उसने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और विश्वा पाठक साहब के पास इसके जवाब नहीं है। अब यहाँ पर आप 3 लैंग्वेज की बात कर रही है, तो जो 11 स्टेट जो है हिंदी स्पीकिंग, वहां पर तीसरी लैंग्वेज कौन सी रहेगी? सवाल एक, मेरे इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, उन्होंने पूछ लिया, यहाँ पर सियासत की बात नहीं है। पाठक जी से लिया, नहीं, यहाँ पर सियासत की बात नहीं है। आप जो बार बार कहते हैं ये सियासत की राजनीति नहीं। देखिए, सियासत की अपनी एक भाषा होती है, प्रेम कुमार जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया और मैं इससे सहमत हूँ। हर मुद्दे पर सियासत होती है, हर मुद्दे पर सियासत। और 2014 के बाद ही ये सवाल उठे क्या कि एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन करें? अरे तिलक साहब, हमारे लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से थे, वहां पर जो भी अदर नेता थे वो कहां से थे? तो ये कैसे हम लोग, जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े तो हमारे कम्युनिकेशन हुआ ना। तो 2014 के बाद ये दूसरा स्वतंत्र हुआ क्या? दूसरी बार स्वतंत्र मिला है। यहाँ पर कैसे कम्युनिकेशन होता है? नहीं, भाषा के नाम पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप थोप रहे हो। नहीं, मेरे सवाल के जवाब आप पाठक साहब देंगे। भाषा के नाम पर, मेरे सवाल के पाठक साहब जवाब वही देंगे, लेकिन भाषा के नाम पर जिस तरीके का रवैया है मनसे का, वो तो सर तोड़ने की राजनीति है ना। मतलब भारत देश में तोड़ने की राजनीति, भाषा के नाम पर जो हमारी पहचान है, जिसका सम्मान होना चाहिए। भाषा है ना, ये भाषा हमारी पहचान होती है। आप देखिए, यहाँ पर राजस्थानी भाषा है, हरियाणवी भाषा है कि जिनको लिपि नहीं है लेकिन वो भाषा है, वहां पर आज हिंदी बोली जाती है। वो अपनी भाषा भूल गए। ये आपको सत्यता को स्वीकारना पड़ेगा। अरे तो महाराष्ट्र में मराठी भूल गए हैं क्या लोग? हमारी भाषा अभिजात महाराष्ट्र में मराठी भूल गए हैं क्या लोग? या बच्चे जब 1 से 5वीं तक मराठी भाषा प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर पढ़ेंगे तो कैसे भूल जाएंगे सर? कि जो 11 स्टेट है इंग्लिश स्पीकिंग, वहां पर तीसरी लैंग्वेज कौन सी है? प्लीज मेरे नॉलेज के लिए बताइए। सर पूछ लिया वो सवाल पूछ लिया गया, शायद आपने सुना नहीं। पाठक जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा डिमांड ये रहेंगे कि भारतीय भाषा तीसरी भाषा हो।
लेकिन मैं एमएनएस को पूछना चाहता हूँ कि वो अंग्रेजी को क्यों नहीं विरोध करते हैं, हिंदी को क्यों विरोध करते हो? 3 भाषा में से अंग्रेजी भी मेरी है। बात सुनिए अंग्रेजी भाषा को हमारे आप बहुमूल्य अंग्रेजी का आधार लेते हो तो हमारे आपका कोई बहुमूल्य नेता भाषा इसके आगे अंग्रेजी। से अंग्रेजी में बात नहीं करेगा। अंग्रेजी आपको विश्व स्तरीय भाषा हमने 1953 में स्वीकार की थी, हुलाल नकवी साहब ने बोल दिया, बराबर है। आप यहाँ एक बात बताइए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप अंग्रेजी की तरफ मत जाइए, ना तो देवेंद्र फडणवीस साहब का जो स्टेटमेंट उसकी तरफ न जाइए। मुझे बताइए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये जो 11 स्टेट हिंदी स्पीकिंग है, वहां पर तीसरी लैंग्वेज कौन सी रहेगी? मेरे नॉलेज के लिए बताइए ताकि मैं हमारे लोगों को बता सकूं। लैंग्वेज, हर राज्य अपनी तीसरी लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा और वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज रहेगी, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। वो महाराष्ट्र का प्रवक्ता करके तो आप मराठी सिलेक्ट करिए। ये मैं नहीं बता सकता। आप यहाँ पर 11 स्टेट है ना, उनको मराठी सिखाइए ताकि मराठी भी हो सकती मुंबई है, और महाराष्ट्र की तरफ तो उनके पास एक लैंग्वेज हो सकती है, मराठी भी हो सकती है। सर आप अपने स्टेट के लिए तो मांग रख ही सकते हमें हैं आनंद ना आएगा। सर आप अपने स्टेट के लिए हमें मांग आनंद रखिए ना, होगा अगर बाकी आप के मराठी स्टेट लैंग्वेज वाले पाइए अपने तो। स्टेट के लिए मांग रखेंगे। वो तो कह रहे हैं दीजिए सुझाव तीसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए। हिंदी भाषी राज्यों के लिए भी वो तीसरी भाषा के लिए विकल्प पूछ रहे हैं कि बताइए क्या होनी चाहिए। सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं। तो आप महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, बताइए ना तीसरी भाषा फिर कौन सी चाहिए आपको। सर फ्रेंच चाहिए, जापानीज चाहिए, जर्मन चाहिए, बताइए कौन सी चाहिए। हिंदी भाषा का तो आप विरोध करेंगे फॉर श्योर सर। नहीं, हिंदी भाषा का हमने विरोध अगर करना था तो 5वीं कक्षा से हमारे पर हिंदी चलती है। पहली कक्षा से हिंदी हम इसके लिए विरोध कर रहे हैं। वैकल्पिक भाषा रखे ना, इसको विकल्प रखिए। हमने यहाँ पर हिंदी का विरोध करते तो मैंने भी हिंदी पढ़ी है, लेकिन 5वीं कक्षा से 10वीं तक पढ़ी है। पहली भाषा से 3 भाषा सीखना है तो आप क्या विज्ञान नहीं सिखाएंगे, आप मैथमेटिक्स नहीं सिखाएंगे जो कि जरूरी है। या तो सर ऐसा लगता है कि आपको हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी है और इसके लिए ये अगर आपके कंसिडरेशन चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत सब चीजों को शुगर कोट करके जिस तरीके से कहीं ना पेश कहीं कर गलत रहे है। हैं, अगर आपको लगता है बाकी के सारे लोग ना समझ हैं। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि मन से क्या कर रही है राज ठाकरे, क्या कर रहे हैं, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा। आपको ऐसा लगता है सर हम समझदार हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। द्विवेदी साहब 30 सेकंड्स रखूंगी। द्विवेदी साहब सर इस डिबेट में मैंने देख लिया मनसे का हालत, मनसे ना विरोध कर पा रही है ना पक्ष में आ पा रही है। सर अभी आपने उनकी भाषा सुनी, 5 से 10 तक मैंने पढ़ी हिंदी। 30 सेकंड्स रखेंगे द्विवेदी जी के लिए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में महिला की मृत्यु हो जाती है तो इस तरह की जो राज्य चल रही सरकार चल रही है उसका एडमिशन तक नहीं हो पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए सरकार क्या कर रही है, ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गई। कम से कम 10 लाख इसमें वो उनके हमारे वहां के वो होंगे जमा करता, उनको पैसा 6 महीने पैसा कैसे मिलेगा, इसकी कोई घोषणा आपने सरकार ने नहीं की। भाई कोई बैंक बंद की है रिजर्व बैंक ने, तो ये भी बताइए ना जो पैसा कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। सर थोड़ा समय लिमिटेड है इसीलिए आपको टोका मैंने। शेख साहब 30 सेकंड्स रख रही हूँ। पूर्णिमा जी बोलिए। सर शेख साहब मैं वही समझना चाहती हूँ कि राजनीतिक मजबूरी तो यूं ही चलती रहेगी, फिर विरोध होता रहेगा, वही माहौल जो कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में देखने को मिलता था फिर से उसकी जमीन तैयार की जा रही है। फिर तो देखिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा अगर राज ठाकरे के पास होता तो उनके विधायक चुन के आते थे, उनके जो सारे लोग आज एमपी चुन के आते थे। लेकिन क्या है, एक मुद्दा जो इलेक्शन आते थे उस टाइम कहीं ना कहीं चुन के कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे उस मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दा नहीं है। राज साहब ठाकरे के पार्टी के सभी लोग जो है अभी और उन्हें मेहनत करने की जरूरत है सरकार में आने के लिए। और ये इस तरह की जो अशांति फैलाने वाला मारपीट करेगा, किसी को भी जबरन कुछ वरिष्ठ नेता ठीक है, लेकिन जो छुड़भैया नेता जो है, जो उनके नाम से जो गलत इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो लोग के पास पोस्ट होता भी नहीं है, ऐसा मैं जानता हूँ। वो लोग भी ज्वाइंट होकर कहीं ना कहीं लोगों को हैरेसमेंट परेशान करता, तो उससे उनका ही जो पार्टी का नाम खराब हो रहा है। और ये इस तरह की चीजें करना नहीं चाहिए। और सरकार जो है हमेशा लोगों के साथ है, चाहे मराठी हो, परप्रांतीय हो, देश के अंदर वो इंसान हो, इंसान के साथ हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की सरकार सबके साथ है, पूरे देश के जो जनता ने मोदी जी को चुना है और हम मोदी जी के अमित शाह से सब होलियालकर साहब जल्दी से। पूर्णिमा जी अभी इतने जोर से बीजेपी और एनसीपी प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, मेरे मित्र, मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र के उद्योग धंधा गुजरात चले गए तभी इनके चुपचाप क्यों बैठे थे?
वेदांता हो, स्टील कंपनी हो, मेडिकल कंपनी हो, कितने 20-25 कंपनी चले गए। क्या बात कर रहे हैं? इसका कोई लेना देना नहीं है। महंगाई चरण पर है, उस बारे में बात नहीं है। लाड़की बहन योजना इन लोगों ने फ्रॉड करके, चीटिंग करके, आज शिरडी में देखिए 7,000 वोटिंग उधर एक ही बिल्डिंग में वोटिंग हुआ है। हम इलेक्शन कमिश्नर को, आयुक्त कमिश्नर को हम पूरा स्टेटस मांग रहे हैं। 3 बार जाके आया हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में जाके बात किया। ये लोग फ्रॉड करके महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हत्या किया है। आज ही देखिए उन्होंने बोला मेरे को 10 लाख रुपए दिए मशीन मैनेज करने के लिए। खुद पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला है, उसको अरेस्ट किया है, 3 दिन उसको ये किया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यही नरेंद्र मोदी जी क्या बोला था अजीत दादा के बारे में? बात राजा को दूसरा दिन डिप्टी सीएम बनाया। इधर एकनाथ शिंदे साहब को इन्होंने पूरी तरह से उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा, उनको सीएम नहीं बनाया। उनके साथ एकनाथ शिंदे साथ खेला हो गया। एकनाथ शिंदे जी का पार्टी तोड़ने का तय किया। एकनाथ शिंदे जी पार्टी तोड़ने के तय किया इन लोगों ने। उदय सावंत के नीचे 22 एमएलए को तोड़ दिया। सर अदरवाइज निकाल लीजिएगा सर, बाकी की बातें अदरवाइज कर लीजिएगा सर। बाकी की आपकी नाराजगी है बहुत सारी चीजों को लेकर, उसको अदरवाइज कर लीजिएगा। लेकिन कम से कम भाषा के नाम पर विरोध और उसे सियासी हथियार बनाना तो वाजिब कहीं से भी नहीं हो सकता है। उसे सियासी हथियार बनाना तो कहीं से भी वाजिब नहीं हो सकता है। उसका सम्मान होना चाहिए, वो भाषा कोई भी हो। ना यहाँ पर मराठी का कोई अपमान कर रहा है और ना ही हिंदी का किसी को अपमान करना चाहिए, ना उनको हिंदी का अपमान करने का अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास पाठक जी, हुलियालकर साहब, शेख साहब, आपका भी शुक्रिया। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही कामले साहब भी हमारे साथ थे। प्रेम सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।